तो इस सफाचट और खटाखट सियासत में हम आपको फटाफट बताते हैं अंतिम चरण में भीषण होते रण का विश्लेषण। ईवीएम पर बवाल, दुनिया में कोई भी मशीन नहीं जिसे छेड़छाड़ ना हो सके, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। यानी ईवीएम का रोना अब शुरू हो रहा है। शब्दों का तूफान, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी से ईडी पूछताछ करेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम को मैं जब तक बेड रेस्ट पर ना पहुंचा दूं तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा, यह विवादित बयान भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं क्या मोदी 2047 तक जीवित रहेंगे। बंटवारे का दाव यह है कि मोदी जी गुजराती से बिहारी नहीं डरते हैं। अब आप सोचिए ये क्या बात कही जा रही है। इसके बाद सियासत में ताव, राहुल गांधी यूपी बिहार में विपक्षी गठबंधन का तूफान आ रहा है। ये कह रहे हैं अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? चुनाव में हर पैंतरा आजमा चुका विपक्ष क्या मोदी का विजय रथ रोक पाएगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यह अंतिम चरण है और रण बहुत भीषण है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जो कि नेता हैं जेडीयू के, कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है, और मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कंचना जी आपसे। क्या आपको लगता है कि ये जो खटाखट, फटाफट और सफाचट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तेजस्वी जी बेड रेस्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जनता किसको रेस्ट कराती है, यह देखने वाली बात है। पिछले 2 चुनावों में तो जनता विपक्ष को खूब रेस्ट करा रही है। जी जी, अमीश देवगन जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक 13 से 14 बार बिहार जा चुके हैं। और बिहार जब जाते हैं, और बिहार क्या पूरे देश में ही अगर उनकी हम देखें, उनकी भाषणों को सुने, तो आप 5 ऐसे काम बता दीजिए जो कहते हैं कि हम आने के बाद करेंगे, और जिसका गुणगान वो 5 पिछले काम का करते होंगे। वो नहीं, उनका आपने ही सुना है, लालटेन लेकर मुजरा करते हैं। ये प्रधानमंत्री का भाषा हो सकता है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, हमें नहीं, आपको, पूरे देश के लोगों को ये चिंता, ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है कि जिसकी भाषाई गरिमा इतने नीचे हो। और रही बात जो जॉब की हो रही है, जब तेजस्वी यादव जी अकेले बिहार में 230 प्लस रैलियां कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देख लिए हैं कि ये लड़का 34 साल का युवा रुकने वाला नहीं है, तो पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए वो जिस तरीके से भाषाई मर्यादा और गरिमा को तोड़ते हुए बिहार में वो भाषण दे रहे हैं बार बार, वो हम यहां से कंडेम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके बाद बहुत प्रधानमंत्री आएंगे, आपके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री रहे, कृपया काम की बात कर लीजिए, मुद्दे की बात कर लीजिए, काम की बात कर लीजिए, मुद्दों की बात कर लीजिए। शहजाद पूनावाला, खटाखट सफाचट सियासत के बीच में, जी जी, कोट अनकोट ये मुजरे वाला बयान भी है, और इसको लेकर विपक्ष आक्रोशित है बहुत। देखिए, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में मुजरे का मतलब गलत नहीं होता, मुजरे का मतलब सम्मान या रिस्पेक्ट देना होता है। इसलिए उद्धव जी ने शिंदे जी के लिए कहा था कि वो मुजरा करने जाते हैं। मानाचा मुद्रा एक बहुत बड़ा प्ले भी है मराठी में, परंतु जिसकी जो भावना है, अब जो करते ही हैं इस प्रकार की हरकतें कि उनको वही मुजरा ध्यान में आता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मुजरे के शब्द के ऊपर आपत्ति दर्ज करने वाले वही लोग हैं ना जिन्होंने चिराग पासवान जी की माताजी को कितनी भद्दी गालियां दी थी, 125 से ज्यादा गालियां दी थी, और अभी तो प्रधानमंत्री को जहर से कंपेयर कर दिया। उनकी माताजी को गाली, परिवार को गाली, उनके ओबीसी समाज को गाली। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मुजरा क्या होता है? मुजरा वो होता है जब आप कहो कि आप अपने वोट बैंक को साधने के लिए SC ST OBC का आरक्षण काटकर उनको पूरा का पूरा दे देंगे। और केवल ये नहीं, संविधान में संशोधन करने की बात ये समाजवादी पार्टी ने एक ने अनेकों बार, राम गोपाल यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था रिजर्वेशन प्रमोशन तो नहीं होगा, परंतु हां, मैं रिजर्वेशन चाहता हूं मुसलमानों के लिए, और यह रहा बिल। उन्होंने बिल प्रस्तुत किया था 2002, 2012, 2014 में मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी वकालत की थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी की थी, कांग्रेस ने तो कर्नाटका में कर दिया, कांग्रेस ने तो रंगनाथ मिश्रा में कर दिया। अब मैं कंचना यादव जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, MY फैक्टर में Y को इतना पीछे, फटाफट पीछे कर लिया कि MY के लिए M ही आगे कर दिया, और आप बताइए धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये सही है, गलत है? और SC ST OBC कोटे से काट कर देना। और तीसरा, जो समाजवादी पार्टी ने संविधान में संशोधन लाकर करने की, और केवल उन्होंने नहीं, ST हसन का अभी 2 दिन पहले का बयान भी है, चाहो तो सुना सकता हूं, मैं बताता हूं हो क्या रहा है। जिन्होंने माल खाया घटाघट घटाघट,
अब देखे राहुल गांधी स्टेज पर गए तो टूट गया वो स्टेज राहुल गांधी का फटाफट फटाफट। और अब क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस से ममता दीदी ने बोला 1 जून को मैं नहीं आ रही हूं, सटासट सटासट, और 4 जून को नतीजे आते आते सफाया होने वाला है, सफाचट सफाचट। इसीलिए इनकी जो हालत है इस प्रकार से बन चुकी है। तो मुझे लगता है कंचना यादव जी आज इधर उधर नहीं, मुस्लिम आरक्षण संविधान बदलकर केवल SC/ST OBC कोटे से काट कर देना। लेकिन एक आपने बोला, आपने अपनी बात को बोला। ओके, कंचना यादव, रिप्लाई टू दिस। मैं बहुत यही मैं सोच रही थी आप यही सवाल करें आपसे, क्योंकि तेजस्वी जी आज यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किए हैं कि आप जो घूम घूम कर नॉर्थ इंडिया में, खासकर हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी आप आरक्षण देते थे मुसलमानों को। आज भी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की, मुसलमानों की कई जातियां जो ओबीसी तबके से आती है, जो पिछड़ी है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली, वो गुजरात में उनको आरक्षण मिलता है सर। तो पहले आप गुजरात का हिसाब कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्यों दिया आरक्षण। और आप बात करते हो, आप तो आंध्र प्रदेश में वहां पर अलायंस कर लिया टीडीपी के साथ, जिसके पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं था। आपने जेडीएस के साथ अलायंस किया जिसने मुस्लिमों को कर्नाटक में आरक्षण दिया। और आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए, मेरा कार्यक्रम बड़ा रेप्यूटेड कार्यक्रम है, एक एक करके सब बोले। एक सेकंड जी, बोल लीजिए कंचना जी, बोल लीजिए। बस 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। मंडल कमीशन के 12 नंबर पर खुद लिखा हुआ कि गैर हिंदू जो जातियां हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हैं, उनको धर्म के आधार पर नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने के नाते उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप तो मंडल कमीशन पढ़े नहीं होंगे, आप तो कुछ पता नहीं होगा। आप तो मंडल मैं क्या पढ़ा हूं, जवाब लेना जरूरी हो जाता है मंडल का। ओके। देखिए ऐसा है कंचना जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट चेक करा दूं फटाफट कि वो वीरप्पा मोइली थे जिन्होंने कर्नाटका में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया था। जेडीएस की सरकार नहीं थी, तो पहले अपना फैक्ट चेक कर लीजिए। दूसरी बात, आपने ही अपनी बात का विरोध कर दिया। मंडल कमीशन ने बिल्कुल शैक्षणिक, आर्थिक और बाकी आधारों पर कई जातियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें मुस्लिम के कुछ वर्ग भी थे। उनको आरक्षण से किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु जो अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है, और मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, सुनिए कोट पूरा, और यह रिपोर्टेड है। वो कहते हैं राम गोपाल यादव जी कि कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वर्स देन दलित। क्या आप इससे स्वीकार करती हैं? और दूसरी बात, अगर उनको ये आरक्षण दिया जा सकता है तो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, मतलब कि पूरी 14-15% मुसलमान की आबादी है, उनके लिए पूरा का पूरा आरक्षण संविधान में अमेंडमेंट करके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे 15% मुसलमान को आरक्षण देना है आपको, और केवल यह नहीं कहा 18% को सही है देना, यह करने की बात उन्होंने की है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 27% जो ओबीसी का कोटा है उसने 9% जो है पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे। अब मैं कंचना यादव जी आपको आखिरी बात, आपने हाईकोर्ट ऑर्डर पढ़ा है बंगाल का? बंगाल के हाईकोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो 77 क्लासेस को इंक्लूड किया गया ममता दीदी के आदेश पर, मतलब कि 80 में से 77 मुस्लिम ओबीसी हो गए। और जब पश्चिम बंगाल में यह किया गया तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके कहा कि यह केवल वोट बैंक के लिए धार्मिक आधार पर दिया गया है। अब मुझे बता दीजिए कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को देना, मैनिफेस्टो में लिखना, कांग्रेस का यह करना, क्या सही या गलत, अंबेडकर जी के साथ या खिलाफ? और दूसरी बात, वो भी SC/ST OBC से काट कर देना। स्पेसिफिक इधर उधर मत जाइए, बोलिए इसका जवाब। जी, मैं कंचना जी, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि चाहे विपक्ष के लोग मुजरा भी कर लें तो तब भी मैं ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होने दूंगा। क्या आपको लगता है यह फैक्टर चुनाव में है? क्योंकि लालू जी ने खुद बोला, अच्छा उसके बाद कई और नेताओं ने बोला कि अगर मुस्लिम आरक्षण हो भी जाएगा तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? देखिए, मैं वही पूछ रही हूँ कि जहां आप आरक्षण की बात कर रहे हो वहां से आपको तकलीफ नहीं। आप नॉर्थ बेल्ट में आकर यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते हो। और खुद आप जाइए ना माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पर, आपको खुद मिल जाएगा मुसलमानों की हालत इस देश में दलित से भी खराब है, ये ऑफिशियल वेबसाइट कहता है। आप और आंकड़े उठा के देखना हो, सच्चर कमेटी और देखना है तो देख लीजिए सर। और आपको मैं करेक्ट कर देती हूँ, आप क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हो तो आपको यह भी पता होगा कि ओबीसी आरक्षण के अंदर ही बहुत चतुराई से कुछ जातियां जो ब्राह्मण जात में आती है, जिसमें गिरी पूरी गोस्वामी जाति, उत्तराखंड की कई सारे मैडम, बंगाल के अंदर तो हिंदुओं से ज्यादा ओबीसी की कैटेगरी के अंदर मुसलमान को डाल दिया गया है, जिसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा है।
उत्तराखंड में कई सारे ट्राइब्स को उठा के आपने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया। आप बताइए ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? ट्रांसजेंडर को भी लेकिन बंगाल में तो हुई, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। मैं आऊंगा, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास आता हूं। में डालने से इनकार कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये खटाखट फटाफट सियासत, जी, ये खटाखट फटाफट सियासत के अंदर मुजरे का भी एक बयान आया जिसको लेकर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक कई नेताओं ने उस पर बयानबाजी करी। क्या आपको लगता है कि आखिरी दौर के अंदर ये जो फटाफट और खटाखट सियासत है, ये इसका ताव बढ़ गया है बहुत गर्मी के मौसम में? अमीश देवगन जी, ये 7वें फेज का चुनाव है और इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है, जिनके लिए भी किया है, बातें सही होंगी तभी किया है। आपको याद दिला दूं कि बिहार में एक बहुत मशहूर चारा घोटाला हुआ था। उसमें एक बहुत मशहूर हीरोइन का जिक्र आया था कि वो बिहार आई थी मुजरा करने के लिए। किन लोगों ने बुलाया था, उस समय के समाचार पत्रों ने इसको छापा।